अस्सलाम, कैसे हो आप सब? आवाज़ आ रही है सबको? लास्ट टाइम हम डिस्कस करे थे रिलेटिव रिस्क। लास्ट टाइम हम डिस्कस करे थे रिलेटिव रिस्क, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। अब आ रही है आवाज़ मेरी? आज रिलेटिव रिस्क की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तीन वैल्यूज हमारे पास होती है जिनकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। फर्स्ट पे अगर आप देखो तो उसमें रिलेटिव रिस्क अगर मोर देन वन है तो इसका हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? इंक्रीज रिस्क ऑफ आउटकम। अगर रिलेटिव रिस्क इक्वल टू वन है तो मीन्स नो रिस्क ऑफ आउटकम या नो एसोसिएशन। अगर रिलेटिव रिस्क लेस देन वन है तो इसका मतलब रिड्यूस रिस्क ऑफ आउटकम है, या इसको हम प्रोटेक्टिव फैक्टर भी कहते हैं। लास्ट टाइम हम एग्जांपल कर रहे थे, प्रीवियस एग्जांपल पे अगर हम जाएं तो इसको आप लोग सोल्व करो, टेबल बनाओ, पहले 2 by 2 टेबल से इसको आप सोल्व करें। 2 by 2 टेबल पे बनाओ, एक साइड पे एक्सपोजर लिखो आप, दूसरी साइड पे आप डिजीज का आउटकम लिखो, ए बी सी डी का उसकी वैल्यूज दो और उसके अंदर वैल्यूज पुट करके मुझे बताओ कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा और डी में क्या आएगा। ड्रा करना शुरू किया टेबल।
अगर स्टेटमेंट में देखो तो क्या है, एक साइड पे अपेंडेक्टमी है और दूसरी साइड पे वुंड इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे अपेंडेक्टमी। ठीक है, ये अपेंडेक्टमी हो गई। यस तो हम पॉजिटिव से शो कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे अपेंडेक्टमी लिखना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है नो अपेंडेक्टमी। इसी तरह यहाँ पे है वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो वुंड इन्फेक्शन यस को हम प्लस से शो कर देते हैं और नो वुंड इन्फेक्शन को हम माइनस से शो कर देते हैं। अब आप बताओगे कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा और डी में क्या आएगा। तो यहाँ पे इनका हो जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे टोटल हो जाएगा अपेंडेक्टमी यस का और यहाँ पे हो जाएगा अपेंडेक्टमी नो का। इसी तरह अगर आप इस साइड पे आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल वुंड इन्फेक्शन यस और वुंड इन्फेक्शन नो। और यहाँ पे आपका आएगा ग्रैंड टोटल। यहाँ पे वैल्यू आपकी सेम आएगी अगर आप अपेंडेक्टमी वाला टोटल करते हो और यहाँ से आप वुंड वाला टोटल करते हो, तो यहाँ का जो टोटल आएगा वो सेम आएगा। सबसे पहले ए बी सी में डी में जाने से पहले पहले आप ग्रैंड टोटल लिखो। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया टोटल जो है वो 210 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ग्रैंड टोटल आपका होगा 210। तो 210 आपका आया यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने बाकी फिल करना है। भैया ए में 131 नहीं आएगा, क्योंकि टोटल में 131 आएगा। ओके, हीरा कह रही है रिपीट कर दें, थोड़ा सा रिपीट कर देती है। हीरा लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमने शेयर की थी वही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इस एग्जांपल को हमने रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव रिस्क हमेशा हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2/2 टेबल ड्रा करेंगे। एक साइड पे आपका एक्सपोजर होगा, दूसरी साइड पे आपका आउटकम होगा। तो एक्सपोजर आपका क्या है, एक साइड पे है पेंडेक्टमी हुई है और एक पे पेंडेक्टमी नहीं हुई, यस और नो। ठीक है, तो यस को हमने फिलहाल पॉजिटिव साइन से शो कर दिया है और नो को हमने नेगेटिव साइन से शो कर दिया है। दूसरी साइड पर आप देखो तो वुंड इन्फेक्शन है, इस तरह वुंड इन्फेक्शन जिनको हो गया इसको हमने प्लस कर दिया है शो, और जिनको वुंड इन्फेक्शन नहीं हुआ उनको हमने नेगेटिव साइन से शो कर दिया है। लेकिन आप लोगों ने यस नो ही लिखना है। स्टेटमेंट अगर आप देखो तो वो कह रहा है कि 210 टोटल पार्टिसिपेंट हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो 210 क्या है, ग्रैंड टोटल। तो ये आपके ग्रैंड टोटल में आ गया 210। नेक्स्ट अगर आप स्टेटमेंट में देखो तो वो कह रहा है आउट ऑफ देम 131 हैड डेंटल अपेंडेक्टमी, मतलब 210 में से 131 है जिनको
क्योंकि अपेंडेक्टमी हुई है, मतलब ये टोटल यहाँ पे आपका आएगा 131। 131 को अगर आप देखो तो ये शो कर रहा है जिनको अपेंडेक्टमी हुई है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में भी वो यही कह रहा है कि आउट ऑफ 210 में से 131 है जिसकी इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी हुई है। तो 131 को अगर आप 210 में से माइनस कर दो तो क्या आंसर आपका आएगा? आपका आंसर आएगा 79। तो 79 वो लोग होंगे जिनकी इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी नहीं हुई। तो 79 आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आप ग्रैंड टोटल लिखोगे, इसके बाद आप टोटल लिखोगे, फिर आपके लिए टेबल में वैल्यूज पुट करना इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट है 124 हैड इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी विद नो वुंड इन्फेक्शन। जब भी आप स्टेटमेंट देखोगे तो दो चीजें आप देखोगे, ठीक है। एक अपेंडेक्टमी वाली साइड से देखोगे और एक आप वुंड वाली साइड से देखोगे। तो इसमें वो कह रहा है कि 124 जो है उनकी अपेंडेक्टमी हो गई लेकिन उनको वुंड इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो 124 अब किस में आएगा बताओ आप सब। अपेंडेक्टमी वाली साइड से भी हमने देखना है और इन्फेक्शन वाली साइड से भी देखना है। अब आप बताओ कि 124 किस में आएगा, ए में, बी में, सी में, डी में, इनमें से किस में हम 124 को पुट करेंगे? ओके, बीला ने कहा बी में, मरीम ने भी कहा बी में, मैया ने कहा बी में, हीरा ने कहा बी में। तो ये बी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप अपेंडेक्टमी वाली साइड से देखो तो ये सी है और नो वुंड यहाँ से। तो दोनों कंडीशंस हमारी बी में कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 120। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जब भी आपको स्टेटमेंट मिले तो आपको ए बी सी डी की चारों ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो उन्होंने बी की ऑप्शन दी है तो इसका मतलब ए की ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं है। तो ए की ऑप्शन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। तो 131 में से आप 124 माइनस कर दो तो कितना आंसर आया आपका? आंसर आपका आया 7। तो 7 आपका आ गया ए में, ठीक है। ये वाली हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो नेक्स्ट में है कि वन हैड नो इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी बट हैड वुंड इन्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी अपेंडेक्टमी नहीं हुई लेकिन फिर भी इसको वुंड इन्फेक्शन हो गया। तो अब वन हमारा किस डिब्बे में फॉल करेगा? तो वन हमारा आएगा अपेंडेक्टमी नहीं है, नेगेटिव, लेकिन इसको वुंड इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो सी में हमारी दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रह गया डी। डी की कोई भी वैल्यू स्टेटमेंट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 79 जो टोटल है उसका उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 78, ठीक है।
अगर आप 7 और 1 को काउंट करो तो 8 आ गया। 124 और 78 को आप प्लस करो तो क्या आएगा? 202। तो 202 प्लस 8 हमारे पास आ गया 210। ऊपर 131 प्लस 79 तो हमारे पास आ गया 210। इसका मतलब कि हमने वैल्यूज ठीक पुट की है। ठीक है, ग्रैंड टोटल हमारा दोनों साइड से सही आ गया। अब इसका हम निकालते हैं रिलेटिव रिस्क। तो रिलेटिव रिस्क का क्या फार्मूला है? रिलेटिव रिस्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? ए ओवर ए प्लस बी ओवर सी प्लस बी। तो इन वैल्यूज को आप पुट करो इसमें, तो आपके पास रिलेटिव रिस्क क्या निकलता है? ए हमारे पास है 7। 7 प्लस 124। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आया? सेकंड हमारे पास क्या है? सी और सी प्लस बी, तो 1/1 प्लस 78। इसमें हमारे पास आंसर क्या आया? इसमें हमारे पास आंसर आया 0.05। नीचे वाले का हमारे पास क्या आया? 0.01। अब क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव रिस्क। हमारे पास आंसर आ गया हुआ। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? क्या इंटरप्रिटेशन हुई 5 की? इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे स्टेटमेंट की? क्या हमारे पास आंसर है? क्या कंक्लूजन देंगे हम? 5 क्या शो कर रहे हैं? हाँ, ये 124 ही लिखा हुआ है हमने बी में। ओके, एक्टिव हो जो सारे। बताओ 5 से हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? फाइव हमारे पास क्या है? अभी हमने इंटरप्रिटेशन 3 चीजें देखी थी। रिलेटिव रिस्क मोर देन 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या 5 जो मोर देन 1 है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? आर आर मीन्स रिलेटिव रिस्क, जो हम किस स्टडी डिजाइन में कैलकुलेट करते हैं?
अच्छा, आप मुझे बताओ रिलेटिव रिस्क हम किस स्टडी डिजाइन में यूज करते हैं और क्यों करते हैं? ओके, कामोन बताओ रिलेटिव रिस्क हम किस स्टडी डिजाइन में यूज कर रहे हैं? ओके, अदीला ने पहले कहा है स्टैट में यूज करते हैं, रैपिड इमोजी में यूज करते हैं। ओके, लेकिन इनमें से हम स्पेसिफिक किस डिजाइन में यूज करते हैं? ओके, तो हार्ड स्टडी डिजाइन में यूज करते हैं। ठीक है, आंसर आ गया कि हमको हार्ड स्टडी डिजाइन में रिलेटिव यूज करते हैं, लेकिन वाई? क्रॉस सेक्शनल में नहीं करते आलिया रिलेटिव रिस्क। क्रॉस सेक्शनल में हम प्रेवलेंस यूज करते हैं। रिलेटिव रिस्क हम यूज करते हैं कोहॉर्ट स्टडीज में रिस्क को मेजर करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं थ्रू रिलेटिव रिस्क। तो यहाँ पे हमारे रिलेटिव रिस्क का आंसर है 5, विच मीन्स 5 टाइम्स ग्रेटर रिस्क है अपेंडेक्टमी ग्रुप में कि वो एक्सपोज हो सकते हैं वुंड इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट आई। या अगर आप सिंपली भी लिख दो कि 5 टाइम्स एक्सपोजर आउटकम ज्यादा है एक्सपोजर ग्रुप में एज कम्पेयर टू नॉन एक्सपोज ग्रुप में। जनरल स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी समझ आती कि आपने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, तो इंसिडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इंसिडेंस अमंग एक्सपोज ग्रुप ओवर नॉन एक्सपोज ग्रुप। ओके, स्टेटमेंट देख लेते हैं जो भी हमने की है कंप्लीट। स्टेटमेंट में क्या था? रिस्क ऑफ वुंड इन्फेक्शन व्हेन एन इन्सिडेंटल appendectomy was done during a staging phlebotomy for Hodgkin disease। तो वो क्या है? वुंड इन्फेक्शन देखना चाह रहे हैं जिनकी इंसिडेंटल appendectomy हुई है। सुमैया, क्या दोबारा बता दूं?
ओके आलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ मैं। खतीजा ने कहा है ट्रीटमेंट और रिस्क फैक्टर्स एंड आउटकम को देखने के लिए यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव रिस्क में क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं कि वाकई जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कोज कर रहे हैं उस डिजीज या आउटकम को कि नहीं। स्टेटमेंट आपको आएगी इसमें, या आपने इसमें से टेबल ड्रा करना होता है। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट है, आप देखो ऐसे ही आपको स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट में क्या है कि एक तरफ वो वुंड इन्फेक्शन देखना चाह रहे हैं जिनको अपेंडेक्टमी हुई है। ओके, इसमें मैंने पूछा था कि जो हमारे पास 5 आया उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो ये मैंने लिखा है मैसेज में 5 विच इज ग्रेटर देन, रिलेटिव रिस्क जो है हमारा ग्रेटर देन 1 आया है। तो इसका क्या मतलब है कि रिस्क ऑफ वुंड इन्फेक्शन 5 टाइम्स ग्रेटर है इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी ग्रुप में एज कम्पेयर टू नॉन इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी की। जिनकी अपेंडेक्टमी हुई है उनमें 5 टाइम्स ग्रेटर रिस्क है, चांसेस के उनको वुंड इन्फेक्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू जिनकी अपेंडेक्टमी नहीं हुई। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे हम दोबारा आते हैं। स्टेटमेंट में आपको ऐसे ही मिलेगी, लेकिन आपने 2x2 टेबल ड्रा करना होगा और उसके बाद अपने वैल्यूज फार्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करके आंसर देना होगा। तो यहाँ पे आप देखो टोटल 210 पार्टिसिपेंट्स वर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे टोटल जो है ये हमारा ग्रैंड टोटल है कि टोटल जो पार्टिसिपेंट्स है 210 है। अब 210 में से ही हमने अपना बाकी टोटल और बाकी जो ABCD का टेबल है वो हमने फिल करना है। तो 210 हमारे पास क्या है, ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो आप 210 को लिख लोगे ग्रैंड टोटल में। उसके बाद वही स्टेटमेंट कंटिन्यू है, आउट ऑफ देम मींस 210 में से ही 131 हैड इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी। तो 210 में से ही 131 आपका टोटल है जिनकी अपेंडेक्टमी हुई है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस वाले किसी डिब्बे में भी 131 नहीं आएगा, ये अपेंडेक्टमी के सामने जो उसका टोटल है वहां पे 131 आएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें क्या कह रहा है कि 124 हैं जिनकी अपेंडेक्टमी हुई है लेकिन उनमें कोई भी वुंड इन्फेक्शन नहीं है। तो 124 आपका किस में आएगा, इस साइड से अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो जिनकी अपेंडेक्टमी हुई है लेकिन ऊपर से अगर आप देखें तो उनमें कोई भी वुंड इन्फेक्शन नहीं है। तो 124 आपका आएगा बी में। ठीक है, अब इसमें एक ही ऑप्शन नहीं है तो 124 को हम 131 में से माइनस कर देंगे तो वो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा ए में। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप देखो तो वो कह रहा है एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी अपेंडेक्टमी नहीं हुई लेकिन फिर भी इसको वुंड इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर ये आप देखो तो ये आपको ऑप्शन में आएगी सी में कि अपेंडेक्टमी नहीं हुई लेकिन ऊपर से प्लस मतलब उसको वुंड इन्फेक्शन हो गया है। तो 1 को आप माइनस कर दोगे, जब आपने 131 को माइनस किया 210 में से तो जो उसकी वैल्यू है आपने उसको पुट कर लिया, उसमें से फिर आपने 1 को माइनस कर दिया तो आपके पास 78 आता है। उसको आपने ऑप्शन नंबर डी में लिख लिया। तो पहले आप टेबल ड्रा करोगे 2x2 टेबल, सारी वैल्यूज पुट करोगे, उसके बाद आप फार्मूला लिखोगे और फार्मूला के बाद आप सारी वैल्यूज उसमें पुट करोगे। उसके बाद आप रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसकी आप इंटरप्रिटेशन करोगे। ओके, क्लियर है सबको रिलेटिव रिस्क।
ये 4-5 लोग हैं जिनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बाकी तो मुझे लगता है ऑनलाइन सुन ही नहीं रहे वो। सुमैया की पार्टिसिपेशन है, मरियम की है, मरियम तारिक की है, आलिया की है, आरफा की है, अदीला की है। थोड़ी सी हीरा की भी हो जाती है, हीरा। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिजाइन है वो हमारे पास है केस कंट्रोल स्टडीज या केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन। अब इसमें आप वर्ड्स पे ही आप देखो तो स्टेटमेंट से हमें क्लियर चल रहा है केस कंट्रोल स्टडीज, मतलब इसमें हमारे पास दो ग्रुप होंगे। एक ग्रुप हमारे पास होगा केस, दूसरा ग्रुप हमारे पास होगा कंट्रोल। तो देख लेते हैं केस कंट्रोल स्टडीज में हम क्या कहते हैं। केस कंट्रोल स्टडी का मैंने आपको सेकंड नेम भी बताया था, किसी को अगर याद हो तो बताएगा केस कंट्रोल स्टडी का सेकंड नेम क्या था, और कोहॉर्ट स्टडी का सेकंड नेम क्या था। ओके, आलिया ने कहा प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। केस कंट्रोल का सेकंड नेम पॉइंट इन टाइम स्टडी, सुमैया ये क्रॉस सेक्शनल का नेम था। जब भी नया लेक्चर लेते हो तो पिछला आप रिवाइज करके आया करो, ठीक है सारे। तो हार्ड को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन, क्योंकि हम फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं। इसी से आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है। तो केस कंट्रोल में हम क्या कह सकते हैं उसको। ओके, हीरा ने कहा रिट्रोस्पेक्टिव। इतना टाइम क्यों लगता है आंसर देने में। ओके, केस कंट्रोल को हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज से कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं केस कंट्रोल स्टडीज क्या होती हैं और हम इसमें करते क्या हैं। Case control studies identify existing diseases and look back in previous years to identify previous exposure to causal factors। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पेशेंट डिजीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हम बैक में जाके उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हम हमारे पास केसेस क्या है, केसेस आर दोज हु हैव अ डिजीज, कंट्रोल आर दोज विदाउट अ डिजीज, ठीक है। तो केसेस हमारे पास वो ग्रुप हो गया जिनको डिजीजेस हैं, और कंट्रोल हमारे पास वो ग्रुप हो गया जिनको डिजीजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टडी करें टीबी पे, ठीक है, हमने टीबी के रिस्क फैक्टर्स देखने हैं। हमारे पास एक पेशेंट है, वार्ड में पेशेंट टीबी के हैं, तो हमने टीबी पे स्टडी करनी है और टीबी के हमने रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उनकी प्रीवियसली जिसकी वजह से वो टीबी कॉज हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, केसेस हम ले लेते हैं जिनको टीबी है और कंट्रोल जिनको टीबी नहीं है।
कंट्रोल हमारे पास हमेशा वो होंगे जिस पे हम स्टडी करें इस डिजीज पे, कंट्रोल में वो डिजीज नहीं होगी। मे बी उस डिजीज के अलावा उनके पास काफी डिजीजेस हो, ठीक है। कंट्रोल में भी उनको डायबिटीज हो, हाइपरटेंसिव हो, ठीक है, उनकी कोई सर्जरी हुई हो, उनको कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स वो जिसमें वो डिजीज नहीं हो जिस पे हम स्टडी करें। उस डिजीज के अलावा मे भी उनको 10-12 काफी सारी डिजीजेज हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो हमारे पास है कंट्रोल। कंट्रोल हम अपनी स्टडी के हिसाब से देखेंगे। केसेस जिसमें हमारे पास टीबी के केस पेशेंट होंगे और कंट्रोल जिनमें टीबी नहीं होगी। मे भी उनको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या अदर कोई भी डिजीज हो, ठीक है, लेकिन उनमें टीबी नहीं होगी, तो वो हमारे पास एज अ कंट्रोल होंगी। एनालिसिस एग्जामिन इफ एक्सपोजर लेवल आर डिफरेंट बिटवीन द ग्रुप्स। तो हम इसमें एक्सपोजर लेवल डिफरेंट भी हो सकते हैं बिटवीन ग्रुप्स में, तो उनको भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो केसेस हमारे पास हो गया, जो जिस डिजीज पे हमने स्टडी करनी है वो हमारे पास केसेस हैं, और कंट्रोल जिसमें वो डिजीज नहीं है जिस पे एक्चुअली में हमने स्टडी करनी है, ठीक है। उस डिजीज के अलावा मे बी एनी अदर डिजीज से वो सफर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कंट्रोल है। क्लियर है? केसेस और कंट्रोल क्या है, ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास केस कंट्रोल स्टडीज में। ओके, तो नेक्स्ट हम डिजाइन देख लेते हैं। तो डिजाइन हमारे पास क्या है, पहले पॉपुलेशन आएगी। अब आप यहाँ पे एरोस देखो तो वो क्या है, पास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन हमने सिलेक्ट कर ली, इसमें से हमने एक ग्रुप को कह दिया कि वो केसेस हैं, दूसरे ग्रुप को हमने कह दिया कि वो कंट्रोल ग्रुप है। और हम बैक की तरफ क्या करें, आइडेंटिफाई केसेस एंड सिलेक्ट कंट्रोल्स हमने कर लिए। देन हम क्या कहते हैं, बैक में एसेट्स एक्सपोजर हिस्ट्री। अब हम उसकी बैक की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट की तरफ। तो उसमें से देखते हैं कि उसमें से कितने एक्सपोज थे लोग, कितने अनएक्सपोज थे केसेस में। इसी तरह कंट्रोल में हम देखें तो हमारे पास कितने एक्सपोज हैं और कितने नॉन एक्सपोज है। तो मतलब हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करने के बाद केसेस फाइंड आउट करते हैं और कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस में जाके एक्सपोजर हिस्ट्री को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल आप लोग वार्ड्स में क्या करते हैं, जो पेशेंट आते हैं तो आप हिस्ट्री में देखते हो कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो डिजीज के साथ प्रेजेंट कर जाए, उसकी फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ये सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या कर रहे होते हो, पास्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये सेम वैसे ही है केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन हम कैसे करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल अगर टीबी से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चनर डेवलप करेंगे जिसमें हम सारे जितने भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं टीबी के, वो उसमें मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चनर सेम एक ही क्वेश्चनर है, वही हम क्वेश्चनर किसी से भी इंफॉर्मेशन लेंगे और वही सेम क्वेश्चनर से हम कंट्रोल से भी इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चनर हमारा टीबी पे ही होगा। केसेस जिनको टीबी है हम उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जिनको टीबी नहीं है लेकिन हम उनसे टीबी से रिलेटेड ही फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सेम क्वेश्चन हम दोनों से फिल करेंगे। नेक्स्ट एंड पे हम क्या करेंगे, देखेंगे जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर्स केसेस में क्या फैक्टर्स आए हैं और कंट्रोल में क्या फैक्टर्स आए हैं। अगर सेम फैक्टर्स दोनों में आए हैं, जिसका मतलब वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है टीबी के। अगर फैक्टर्स आपके केसेस में डिफरेंट है, कंट्रोल में डिफरेंट है, देन आप कह सकते हो कि वाकई वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है टीबी के। तो इस तरह हम केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस सारे डिजाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, प्रोज एंड कॉन्स से, इसी तरह केस कंट्रोल स्टडी के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो नंबर 1 पे इसका देख लेते हैं, प्रोज इसका क्या है, बेस्ट डिजाइन फॉर रेयर डिजीज, ठीक है। जो बहुत डिजीजेस कम होती हैं हम उन पे बेसिकली केस कंट्रोल स्टडीज कंडक्ट करते हैं। कैन बी अकम्प्लिश्ड क्विकली सिंस इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैव ऑलरेडी अकर्ड। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, इसका मतलब कि इवेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको डिजीज ऑलरेडी हो चुकी होती है तो हम क्या करते हैं,
इजीली हम पीछे से इसके रिस्क फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये भी एज कंपेयर टू कोहार्ट ये हम क्विकली कंडक्ट कर सकते हैं स्टडीज, ठीक है। नंबर 3 पे आप देखो तो कैन स्टडी सेवरल पोटेंशियल एक्सपोजर्स एट अ सेम टाइम। तो एक टाइम पे हम काफी सारे एक्सपोजर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंड इटसेल्फ वेल टू हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज एंड आउटब्रेक्स। तो बेसिकली केस कंट्रोल स्टडीज को हम हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज भी कहते हैं। जब कोई आउटब्रेक आती है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास आगे इसके एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? हार्ड टू डिसाइड व्हेन डिजीज वाज एक्चुअली एक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हार्ड टू डिसाइड, डिफिकल्ट होता है डिसाइड करना व्हेन डिजीज वाज एक्चुअली एक्वायर्ड, कि डिजीज एक्चुअली में कब एक्वायर्ड हुई थी, कि डिजीज कब हुई थी, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड। अब इसमें हमारे पास मेन जो प्रॉब्लम आ जाता है वो कंट्रोल ग्रुप के। हम कंट्रोल ग्रुप कैसा सिलेक्ट करें? ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें वो डिजीज ना हो लेकिन इसके अलावा अदर देन डिजीजेस में भी प्रेजेंट हो। तो कंट्रोल ग्रुप करना, सिलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसमें हम इंसिडेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। रिलेटिव रिस्क काउंट नहीं कर सकते, एट्रीब्यूटेबल रिस्क काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अब इसके कंपेयर हम देखें, इंसिडेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, रिलेटिव रिस्क काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं ऑड रेशियो। तो यहाँ पे हम ऑड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सेम जैसे हमने रिलेटिव रिस्क काउंट किया है वैसे ही सेम मेथड है इसका ऑड रेशियो को कैलकुलेट करने का भी। हाई पोटेंशियल फॉर बायस। अब इसमें कौन से बायस हो सकते हैं? लास्ट में एक बायस हमने डिस्कस किया था, कौन सा बायस था? जो कोहार्ट स्टडी में नहीं होता लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में हो सकता है। कॉमन बायस है, अगर हम सिंपली हॉस्पिटल्स में भी देखें जब हम पेशेंट डीलिंग करने से करते हैं तो वहाँ पे भी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पे भी एक बायस आता है। कौन सा बायस है? अगर याद हो किसी को, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। यहाँ पे अली ने क्या रिकॉल बायस, तो रिकॉल बायस इसमें आता है। रिकॉल बायस क्या था जो हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, इसको रिकॉल करवाते हैं बैक में, तो मे भी काफी सारे फैक्टर्स वो उसको याद ही ना हो, तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉल बायस आ जाता है, ठीक है। जिसमें से हमने कोई फाइंडिंग पिक करनी है, उसको अगर वो एक्सपोजर ही या उसको फैक्टर ही वो याद नहीं तो हमारी स्टडी का रिजल्ट उससे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो एक मेन ड्रॉबैक है स्टडी का वो है रिकॉल बायस। यूजली नॉट जनरलाइजेबिलिटी, तो हम इसकी फाइंडिंग्स को मोस्टली जनरलाइज नहीं कर सकते पॉपुलेशन पे। ओके, ऑड रेशियो क्या है? ऑड रेशियो इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान एसोसिएशन देखने के लिए हम ऑड रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। ऑड रेशियो रिप्रेजेंट दैट odds that an outcome will occur given a particular exposure compared to the odds of the outcome occurring in the absence of that exposure, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या आ गया? odds among exposed to divided by odds among non exposed to, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला। कैलकुलेशन हम क्या करते हैं? दी odds of the disease and exposed over the odds of the non exposed। तो odds हमारे पास आ गया odds of disease in exposed group divided by odds of disease in non exposed group, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फार्मूला आ गया a over c ब्रैकेट क्लोज ओवर b over d विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो a over c over b over d ये हमारे पास आ गया ऑड रेशियो का फार्मूला, ठीक है। पीछे हमने रिलेटिव इसका फार्मूला देखा था a over a plus b डिवाइडेड बाय
ए ओवर सी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ गया ए ओवर सी डिवाइडेड बाय बी ओवर डी। ठीक है, तो सेम इसका भी 2/2 टेबल वैसे ड्रा होगा जैसे हमने रिलेटिव रिस्क का ड्रा किया था। ए ओवर सी या डिवाइडेड बाय बी ओवर डी, तो आप इसको ए डी ओवर बी सी भी कर सकते हो। टफ नहीं है सुमैया, थोड़ा सा बस अंडरस्टैंड करने की बात है। ठीक है, सेम जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन की थी वैसे ही इसमें भी कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला सिंपल आपको याद करना है। पीछे हमारे पास रिलेटिव रिस्क में ए ओवर ए प्लस सी ओवर ए ओवर ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी था। ठीक है, और इसमें हमारे पास ए ओवर सी ओवर बी प्लस डी है। सिंपल, आगे सेम कैलकुलेशन वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आप। आइसक्रीम एक्सपोजर है, एक्सपोज वो आ गए जिन्होंने आइसक्रीम ईट की थी, और नॉन एक्सपोज जिन्होंने आइसक्रीम ईट नहीं की थी। ऊपर आप देखें तो हमारे पास केसेस हैं और दूसरी साइड पर हमारे पास कंट्रोल्स हैं। तो सेम वैसे ही हम ABCD ड्रा करेंगे और इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, सुमैया कह रही है कि सेकंड एडवांटेज बता दूं दोबारा। तो सेकंड हमारे पास क्या था? ओके, सेकंड हमारे पास क्या है? इसका एडवांटेज कैन बी अकम्प्लिश्ड क्विकली सिंस इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैव ऑलरेडी अकर्ड। यहाँ पे इवेंट ऑफ इंटरेस्ट वो किसको शो कर रहा है? डिजीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डिजीज ऑलरेडी पेशेंट डिजीज के साथ प्रेजेंट करते हैं। हम उसकी बैक में जाके रिस्क फैक्टर्स को इजीली फाइंड आउट करते हैं। कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या करते थे? हम वेट करते हैं, हमारे पास एक्सपोज ग्रुप होता है, फिर हम वेट करते हैं कि उसमें डिजीज कब डिवेलप होगी। लेकिन केस कंट्रोल में तो ऑलरेडी वो डिजीज के साथ प्रेजेंट है, तो हम इजीली these फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। हीरा कह रही है ओड क्या है? ओड टर्म है हीरा, जैसे रिलेटिव रिस्क टर्म है इसी तरह ओड रेशियो है। ठीक है, रिलेटिव रिस्क हमको हार्ट में कैलकुलेट करते हैं रिस्क को मेजर करने के लिए, और हम ओड रेशियो केस कंट्रोल स्टडी में काउंट करते हैं उसको रिस्क को मेजर करने के लिए। जी आलिया, इसमें भी ऐसे ही होगा, ग्रैंड टोटल दिया होगा, कुछ वैल्यूज मिस होंगी, कुछ वैल्यूज नहीं होंगी, कुछ वैल्यूज आप खुद पुट अप करोगे। ओके, थर्ड पॉइंट, कैन स्टडी सेवरल पोटेंशियल एक्सपोजर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या डिजीज एक है, लेकिन मे भी एक्सपोजर उसको काफी सारे हो। तो हम एक डिजीज है लेकिन उसके काफी सारे एक्सपोजर्स हो सकते हैं, तो हम उसको भी एक ही टाइम पे इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टीबी है, तो टीबी डिजीज है लेकिन उसके पीछे फैक्टर्स या एक्सपोजर्स काफी सारे हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है। ठीक है, फैमिली एक्सपोजर की हिस्ट्री आ सकती है उसमें। ओके, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख रहे थे। इसको अगर फॉर्मूले में आप पुट करोगे, ए ओवर सी डिवाइडेड बाय बी ओवर डी। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 है, सी हमारे पास 17 है, बी हमारे पास 32 है और डी हमारे पास 23 है। तो इस तरह इनका आप कैलकुलेट करो तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.55। तो यहाँ पे 0.05 आया, तो इसकी अब इंटरप्रिटेशन हम क्या करेंगे? ये हमारे पास 0.55 क्या है?
1 से लेस देन 1 है, ठीक है। तो लेस देन 1 होगा तो हम क्या इंटरप्रिटेशन देते हैं? ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। लेस देन 1 है तो क्या है? डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली कह देंगे कि ऑड ऑफ एक्सपोजर, जो आपने पीछे देखा था, ये ऑड ऑफ डिजीज इन एक्सपोज ग्रुप कम है, ठीक है। डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर एज कंपेयर टू नॉन एक्सपोज ग्रुप। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल शेयर कर दी गई है। एमएमआर वैक्सीन है, मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन, ठीक है। और सेकंड में ऑटिज्म है। ऑटिज्म यस मीन्स केसेस हमारे पास आ गए ऑटिज्म के साथ जो सफर कर रहे हैं, और नो मीन्स हमारे पास आ गए कंट्रोल, जिनको ऑटिज्म नहीं है लेकिन इनको वैक्सीन दी गई है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है वो हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल टेबल्स बताई गई है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है, वहां से हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास केसेस में क्या चीज आएगी, कंट्रोल में की चीज क्या आएगी, ठीक है। सेम जैसे आपने रिलेटिव रिस्क में प्लस माइनस लिखा था, तो प्लस हमारे पास यहाँ पे हम उसको केसेस कह देंगे और माइनस को हम कह देंगे कंट्रोल, ठीक है। नो हमारे पास आ गया कंट्रोल और यस हमारे पास आ गया केसेस। तो यहाँ पे वो टेबल उन्होंने ड्रा किया है 2 by 2, ठीक है। उन्होंने ग्रैंड टोटल 500 था, 500 में से उन्होंने टोटल किया है जिनकी वैक्सीन हुई थी, जिनकी वैक्सीन नहीं थी। इसी तरह ऑटिज्म 250 थे जिन जो हमारे पास केसेस थे, और 250 हमारे पास कंट्रोल थे। उन्होंने उसको फार्मूला में पुट किया है तो हमारे पास ऑड रेशियो आ गया है 1.27। अब 1.27 हमारे पास क्या आया, क्या शो करता है? 1.27 हमारे पास क्या आ गया? मोर देन 1 है, ठीक है। 1 के बाद 0.2 भी है, तो मोर देन 1 है, तो इसका मतलब ऑड ऑफ एक्सपोजर जो है एक्सपोज ग्रुप में 1.27 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑड ऑफ एक्सपोजर अमंग नॉन एक्सपोज ग्रुप, ठीक है। तो ऑटिज्म के चांसेस ज्यादा हैं जिनकी एमएमआर वैक्सीन हुई है, ठीक है। तो 1.25 1.27 मीन्स 1.27 times higher risk of autism among MMR vaccines group, ठीक है, एज कंपेयर टू जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। तो ये इंटीग्रेशन आ गई कि ऑटिज्म is 1.27 times greater among MMR vaccine groups as compared to non-vaccine group, ठीक है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन आ गई। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सपोजर था जिन्होंने वेल वाटर वेल का कुएं में पानी पिया है, दूसरे हमारे पास अभी कुएं का पानी नहीं पिया। इसमें हमारे पास
बस इजी आउटकम में क्या आया, केसेस हमारे पास इनको कॉर्नर हो गया था और कंट्रोल हमारे पास इनको कॉर्नर नहीं था। हमने 2/2 टेबल में वैल्यूज पुट किया, इसका हमने ऑड रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ओके, सारे करो कैलकुलेट, हमारे पास इसका ऑड रेशियो क्या आता है। हमारे इसलिए कि मैं वेट करूँ कि आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि इसका ऑड रेशियो क्या आता है। ओके, आर्या ने और सुमैया ने कहा है 2.87। तो अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे। 2.87 हमारे पास आ गया ग्रेटर देन 1, विच मीन्स अब आप लोग इंटरप्रिटेशन करके भी बताओगे। मरीम 0.8 कैसे आता है। ठीक है, अब आप लोग इसकी इंटरप्रिटेशन करके बताओगे कि 2.87 को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। सुमैया उल्टा लिखी है। People who have cholera without drinking well water is 2.7 times greater than people who do not drink well water.
यस, तो गीला ने ठीक लिखी। वैल्यूज में भी डिफरेंट आ रही है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना 2.87 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है। पीपल हैव ड्रिंक वेल वाटर had 2.87 times greater risk of cholera as compared to who did not drink water, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन है, people who drink well water have 2.87 times greater risk of cholera as compared to those who didn't drink well water. हीरा जहां से नहीं समझ आई, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं। जी, इसमें ये बेसिकली तो हम केसेस को ही स्टडी कर रहे हैं ना, कंट्रोल को तो हम सिंपल कंपैरिजन के लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेटमेंट दी गई है, तो उसका हमें 2/2 टेबल खुद ड्रा करना है, तो हम देख लेते हैं ये। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि केसेस हमारे पास क्या आएंगे और हमारे पास कंट्रोल क्या आएंगे। तो स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, 100 पेशेंट है विद लंग कैंसर एंड 100 पेशेंट्स विदाउट लंग कैंसर एनरोल्ड इन अ स्टडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो लंग कैंसर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं 100, वो हमारे पास केसेस हैं जो टोटल दिया गया है, और 100 पेशेंट हमारे पास है लंग कैंसर जिनको नहीं है। ठीक है, तो केसेस हमारे पास आ गए 100, टोटल 100 हमारे पास केसेस हैं, और टोटल हमारे पास 100 ही कंट्रोल में है। There were questions about tobacco use over the past 20 years। ठीक है, तो यहाँ पे हम tobacco से रिलेटेड हिस्ट्री से पूछ रहे हैं लास्ट 20 years की। तो नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, 90 आउट ऑफ लंग कैंसर पेशेंट्स रिपोर्टेड स्मोकिंग एज 10 of the patients without lung cancer find out और रेशियो। ठीक है, अब इसमें दो वैल्यूज दी हैं और दो वैल्यूज हमने खुद फाइंड आउट करनी है। तो अब सब इसका बनाओ 2/2 टेबल क्या बनता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपोजर में आएगा स्मोकिंग करते हैं जो ग्रुप, और सेकंड हमारे पास आएगा नॉन स्मोकर। ठीक है, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, और डिजीज आउटकम हमारे पास आ जाएगा केसेस जो लंग कैंसर के केसेस हैं, और कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा नॉन लंग कैंसर। तो आप इस का टेबल बनाओ।
ठीक है, जिसने इसका टेबल ठीक से ड्रा कर लिया इसका मतलब उसको सारी समझ आ गई, उसने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, इसलिए कोई भी टफ नहीं है। ठीक है, तो मैं वेट करती हूँ 5 मिनट्स कि सब लोग टेबल बनाओ, फिर मुझे बताओ कि ABCD में आपने क्या वैल्यूज पुट की है। ओके। एटी वन नहीं आता तो नहीं आंसर, दोबारा से कैलकुलेट करो।
वन भी नहीं है दिला। ओके, आप सब लोग अटेंडेंस लगवाओ अपने, क्लियर कर दें ठीक को। जो नहीं लिखेगा उसकी अटेंडेंस नहीं होगी।
ओके, तो 81.81 ही आंसर है इसका। तो देख लेते हैं टेबल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लंग कैंसर। यहाँ पे आ गया नो लंग कैंसर, ठीक है। सिंपली आप इसको केसेस भी कह सकते हो। तो ये आपके पास केसेस है, तो ये आपके पास कंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्मोकर्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर। अगर आप स्टेटमेंट में देखो तो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, 100 कहा था जिनको लंग कैंसर है, और 100 हमारे पास है जिनको लंग कैंसर नहीं था। ये 100 हमारा टोटल कहाँ आएगा, ये इसका टोटल आएगा यहाँ पे, और जो नॉन लंग कैंसर थे इसका टोटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मतलब वो स्मोकर थे, टोटल स्मोकर्स। यहाँ पे लिखते टोटल तो वो नॉन स्मोकर थे, ठीक है। तो उन्होंने स्टेटमेंट में ग्रैंड टोटल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि 100 जिनको कैंसर था और 100 जिनको लंग कैंसर नहीं था, तो ये टोटल बनता है लंग कैंसर का यहाँ पे 100, और 100 ही हमारे पास थे जिनको लंग कैंसर नहीं था। टोटल में ग्रैंड टोटल आ गया 200, ठीक है। स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि 90 है जिनको लंग कैंसर के साथ वो जो रिप्रेजेंट करे हैं, लेकिन साथ साथ वो स्मोकिंग भी करते हैं, ठीक है। तो 90 जिनको लंग कैंसर भी है और जो स्मोकर भी हैं, तो ये लंग कैंसर, और ये जिनको जो स्मोकिंग भी करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 90, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, एज विद 10 ऑफ द पेशेंट्स विदाउट लंग कैंसर, ठीक है। अब 10 वो है, एज विद मीन्स कि वो स्मोकर्स तो हैं लेकिन उनमें लंग कैंसर नहीं है, तो ये स्मोकर्स तो हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नो लंग कैंसर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10, ये था हमारे पास ए, ये हमारे पास था बी, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास आ गया डी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दो रह गए एम्प्टी बॉक्स। अब इन एम्प्टी बॉक्स की हमारे पास वैल्यू स्टेटमेंट में नहीं दी गई, अब इनकी हम इजीली खुद पुट कर सकते हैं, ठीक है। 100 में से हम 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 10, यहाँ पे 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 90, ठीक है। 90 और 10 हमारे पास यहाँ पे आ गया 100, इस तरह ऊपर 90 प्लस 10 हमारे पास आ गया 100, तो ये 100 और ये 100 हमारे पास आ गया 200 ग्रैंड टोटल, यहाँ से 100 और ये 100 हमारे पास आ गया 200, ठीक है। अब इसी टेबल की वैल्यूज को आप फार्मूला में पुट कर दो। मॉडरेशन हमारे पास क्या था,
ए ओवर सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास था बी ओवर डी। ए हमारे पास है 90, सी हमारे पास है 10, इस तरह बी हमारे पास है 10 और डी हमारे पास है 90। ठीक है, तो 90 को आप 10 पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9। इसी तरह 10 को आप 90 पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आएगा 0.11। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 81.81। इतनी बड़ी वैल्यूज वैसे आती नहीं है, ठीक है, सिंपल समझाने के लिए थोड़ी वैल्यूज ज्यादा हुई। ठीक है, तो कभी भी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं आती, वैसे 8.1 9 इस तरह की वैल्यूज आती है, सिर्फ इसलिए 81.81 वैल्यूज आई है ज्यादा। अब 81.81 का क्या इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, ये हमारे पास आ गया ऑड रेशियो, ठीक है, तो इसका मतलब 81 टाइम्स ग्रेटर चांसेस है स्मोकर्स में लंग कैंसर होने के एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स के। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको। केस कंट्रोल में हम ऑड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम ही हमारे पास जैसे हमने रिलेटिविटीज कैलकुलेट किया था, टेबल ड्रा किया था, वैल्यूज पुट की थी, सेम ऐसे हमारे पास केस कंट्रोल में भी है। डिफरेंस सिर्फ ये एक फार्मूला का डिफरेंस है, बाकी मेथड सेम है दोनों का, रिलेटिविटीज का और ऑड रेशियो का। ये 2 पॉइंट नहीं थे, हमें पॉइंट्स में चाहिए होते हैं आंसर, ठीक है, इसलिए हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, डिजिट के बाद पॉइंट्स के बाद 2 वर्ड्स लिए थे। ओके, क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट मूव होते हैं। अब ये स्टेटमेंट देख के या पिक देख के आपको क्या शो हो रहा है, तो हार्ट का एरो हमारा जा रहा है आउटकम की तरफ, क्रॉस सेक्शनल का एरो हमारे पास एक्सपोजर की तरफ भी है और आउटकम की तरफ भी है। केस कंट्रोल का एरो हमारा जा रहा है एक्सपोजर की तरफ। तो अगर ये आपको एक पिक दी जाए तो ये पिक क्या प्रेजेंट कर रही है, पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं इसके। स्टडी डिजाइन तो है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन कौन सी मिल रही है स्लाइड को देख के।
ओके, सुमैया ने ठीक है, इनको हॉस्पिटल भी मूव फ्रॉम इट्स कोई टू आउटकम। ओके, सुमैया आधी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, और आलिया ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। को हार्ट स्टडीज में हम आउटकम को देखते हैं, केस स्टडीज में हम एक्सपोजर मूव करते हैं, और क्रॉस सेक्शन में हमारे पास एक्सपोजर आउटकम दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट की बात कर लेते हैं, को हार्ट हील। तो हार्ट में क्या है, एक्सपोजर हमारे पास प्रेजेंट होता है, हमको आउटकम को देखने के लिए फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, हमारे पास उस टाइम आउटकम प्रेजेंट नहीं होता। क्रॉस सेक्शन में हम हमारे पास एक्सपोजर भी आ सकता है और आउटकम भी आ सकता है, ठीक है, हम दोनों को मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। केस कंट्रोल में हमारे पास आउटकम उस टाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन हम बैक की तरफ मूव करके हम एक्सपोजर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये पिक ये इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गई कोरिलेशनल रिसर्च। अब कोरिलेशनल रिसर्च इसके नेम से ही अपन देख सकते हो, कोरिलेशनल मींस रिलेशनशिप वो देखना चाह रहे हैं वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। देख लेते हैं क्रॉस सेक्शन कोरिलेशन स्टडी हमें क्या बताती है। कोरिलेशनल रिसर्च इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन और अमंग वेरिएबल्स। When conducting this type of study, researchers measure selected variables in a sample and then use correlational statistics to determine the relationships among the study variables। ठीक है, तो रिलेशनशिप देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने वेरिएबल सिलेक्ट करने होंगे, जो हम मोस्टली रिसर्च में यूज करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स रिलेशनशिप देखने के लिए हम पहले वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे, देन हम उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। Using correlation analysis, the researcher is able to determine the degree and strength। ठीक है, अब correlation studies में हमें दो चीजों का पता चलता है, नंबर 1 डिग्री और स्ट्रेंथ, सेकंड हमारे पास चलता है उसकी टाइप, ठीक है, टाइप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टाइप में ये आ गया, और डिग्री और स्ट्रेंथ में हमारे पास आ गया कि वो स्ट्रॉन्ग उसमें रिलेशनशिप है या परफेक्ट है या वीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रेंथ और डिग्री में। तो कोरिलेशन स्टडीज में हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, नंबर 1 पे डिग्री और स्ट्रेंथ कैसी है उस वेरिएबल की रिलेशनशिप की, और नंबर 2 पे वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। तो रिलेशनशिप में हमारे पास दो चीजें आती हैं, या तो रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा या रिलेशनशिप नेगेटिव होगा, ठीक है। और डिग्री या स्ट्रेंथ में हमारे पास अगर जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप आया है, आइदर वो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप आया है, वीक आया है, स्ट्रॉन्ग आया है, कैसा आया, ठीक है। तो ये चीजें हमें स्ट्रेंथ में पता चलती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ वेरिएशन रिलेशनशिप वेरीज रीडिंग फ्रॉम, अब इसमें हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, -1 और +1 और 0, ठीक है, तीन टर्म्स यूज करते हैं। -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, माइनस मीन्स नेगेटिव, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज आपकी 1 के पास आती जाएंगी, इसका मतलब उस वेरिएबल के दरमियान जो नेगेटिव रिलेशनशिप है वो परफेक्ट है। अगर उसकी वैल्यू +1 आती है तो प्लस शो करता है पॉजिटिव को, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यू एक्यूरेट +1 है तो इसका मतलब उसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब नो रिलेशनशिप, ना तो उसमें पॉजिटिव कोई हमें रिलेशन मिला है, ना ही कोई नेगेटिव रिलेशन मिला है, तो उसमें रिलेशनशिप आ गया नो, कोई रिलेशनशिप हमें नहीं मिला, ठीक है। तो जैसे हमारे पास -1 वैल्यू होगी तो परफेक्ट वैल्यू है, जैसे -1 से थोड़ी सी वो पीछे जाती जाएगी तो उतना ही उसका जो डिग्री है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अगर -1 पे परफेक्ट है तो अगर थोड़ी सी वो पीछे गई, मतलब -0.5 या 0.8 पे गई तो वो हमारी परफेक्ट से थोड़ी स्ट्रॉन्ग में चली गई, जितना स्ट्रॉन्ग से थोड़ी सी वो पीछे चलेगी तो वो वीक हो गई, ठीक है। +1 पे आई तो वो पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव है, +1 से थोड़ी सी वो +0.8 कर लो तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगी। +8.8 से थोड़ी सी आप पीछे कर लो 0.5 पे तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी वहां पे जाके वीक हो जाएगी। तो इस तरह हम
अपना रिलेशनशिप देख सकते हैं। और 0 पे आ जाएगी तो इसका मतलब इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही तो हमें पॉजिटिव रिलेशन मिला है और ना ही हमें कोई नेगेटिव रिलेशन मिला है। ठीक है, तो 3 पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं कोरिलेशन के। या तो हमें पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा, नंबर 2 नेगेटिव कोरिलेशन भी मिल सकते हैं, नंबर 3 उन वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हम कब कहेंगे और नेगेटिव रिलेशनशिप हम कब कहेंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी थोड़ा सा क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारा कब होगा, जब हमारे पास वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, या तो दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज होंगे या दोनों वेरिएबल्स डिक्रीज होंगे। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम होगी। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। ठीक है, या तो दोनों इंक्रीज होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा, या दोनों डिक्रीज होंगे देन हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन आएगा। मतलब हमारे पास वेरिएबल्स जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, डायरेक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, researcher has shown that the more people smoke, the more lung damage they experience। ठीक है, तो जैसे वो स्मोकिंग ज्यादा करेंगे उनमें लंग जो डैमेज होंगे वो भी ज्यादा होगा। तो मतलब एक एरो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा एरो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एरो शो कर रहा है स्मोकिंग को। ठीक है, तो स्मोकिंग हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक एरो ये शो कर रहा है लंग डैमेज को, ये लंग कैंसर कह लो आप। ठीक है, बोर्ड पे लिखना थोड़ा टफ है इसलिए वर्ड्स हो रहे। ओके, स्मोकिंग हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हमारे पास आ गया डिपेंडेंट, क्योंकि लंग डैमेज डिपेंड करे स्मोकिंग पे। जब हम स्मोकिंग ज्यादा कर देंगे तो लंग कैंसर या लंग डैमेज हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो स्मोकिंग का एरो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह लंग डैमेज भी ऊपर की तरफ मूव है। हमने स्मोकिंग ज्यादा कर दी तो लंग डैमेज भी ज्यादा हो गया। तो ये इसमें क्या है, डायरेक्शन जो दोनों की है वो सेम डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों ऊपर की तरफ मूव करते, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप आया वो पॉजिटिव है कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज्यादा किया तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन आ गया इसमें। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगर हम स्मोकिंग को कम कर दें, स्मोकिंग को कम कर दें ठीक है, तो लंग डैमेज भी हमारा कम होगा। तो अब इसमें क्या है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है। ठीक है, ये लंग डैमेज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आया वो अभी भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, एक वेरिएबल हमारा डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। पहले वाले एग्जांपल में भी दोनों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों इंक्रीज हो रहे थे।
तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन था। इसमें दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा, एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में क्या बताया गया है, फॉर एग्जांपल रिसर्च हैज शोन दैट द नंबर ऑफ स्मोकिंग पैक्स ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स स्मोक टाइम, द नंबर ऑफ पैक्स स्मोक पर डे, ठीक है, increases people life spans usually decrease, demonstrating a negative relationship। अब इसमें क्या है, ऑपोजिट, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल हमारा डिक्रीज हो रहा है। स्मोकिंग हमने ज्यादा पीनी शुरू कर दी है, ठीक है, पहले एक आधा पैक था दिन में, अब उसके 5-6 पैक कर दी हैं, इंक्रीज कर दिया एक वेरिएबल, तो उससे क्या होगा, लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, आप डेथ की तरफ मूव करते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्मोकिंग है और लाइफ स्पैन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्मोकिंग पे। स्मोकिंग अगर हम करेंगे तो लाइफ स्पैन हमारा कम होगा, स्मोकिंग अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और एक वेरिएबल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आया ये हमारे पास आया नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। पॉजिटिव में दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, आइदर में भी वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। और नेगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज है तो दूसरा इंक्रीज होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव कोरिलेशन। और नो रिलेशन में हमारे पास कोई भी वेरिएबल ना ऊपर की तरफ मूव करेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखो, एग्जाम्पल में एरो फर्स्ट वाले में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसको हम रिलेशनशिप को स्टैट में या जब एसपीसीस में यूज करते हैं तो हम इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट का नेम देते हैं, ठीक है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में वेरिएबल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें आर को हम शो करते हैं। सेकंड में आप देखो तो नो रिलेशन, जिसमें आर हमारे पास क्या है, 0। नेगेटिव में अगर आप देखो तो इसमें आर हमारे पास क्या है, -0.4, माइनस मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अभी सिंपल इसमें रिलेशनशिप डिस्कस हुआ, इसमें ये नहीं बताया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या परफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, सिंपल इसमें हमने टाइप ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस किया कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप आइदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो सिंपल हमने टाइप ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप, ठीक है, पीछे क्या बताया गया इन्होंने, द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इज अ मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंटली द वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल चेंज इन रिलेशन टू ईच अदर। ग्राफिकली अगर हम देखें, द स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप द क्लोजर द डेटा पॉइंट विल फॉल अलोंग अ लाइन एज सीन इन द एग्जांपल बिलो। ठीक है, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन के ऊपर अगर वैल्यूज सारी आती हैं तो इसका मतलब उसमें जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और हमारे पास है कोफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक है, स्टैट में हम यूज करते हैं रिलेशनशिप को बताने के लिए। सेकंड में अगर आप देखो तो वो क्या है, जो एक हमने लाइन ड्रा की हुई है वहां से वैल्यूज क्या है, थोड़ी सी स्कैटर हो रही है, तो इसका मतलब परफेक्ट से वो थोड़ी सी
स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में चली गई है। थर्ड में आप देखो तो वहां पे क्या है, वो ज्यादा ही स्कैटर हो गई, ठीक है। लाइन हमारी सेंटर में है लेकिन सारी वैल्यूज पे फॉल नहीं करी, सिर्फ थोड़ी सी इधर उधर मूव करी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ का पता चल रहा है। सेंटर में आप फोर्थ पे देखो तो वहां पे क्या है, टोटली ही स्कैटर्ड हो गई है, वो सारी की सारी पॉइंट पे फॉल नहीं करी, जिसका मतलब यहाँ पे नो रिलेशनशिप है, ठीक है। पीछे अगर आप बैक में देखो तो वहां पे वीक है एज कम्पेयर टू नो में, मतलब थोड़ी सी वो लाइन से थोड़ी सी इधर उधर है, लेकिन नो में वो टोटली ही स्कैटर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नो रिलेशन। इन प्रीवियस तीन में वो सारी ऊपर की तरफ वैल्यूज मूव करी, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव परफेक्ट, नंबर वन पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था, नंबर टू पे थोड़ी सी वैल्यू स्कैटर्ड हुई तो वहां पे स्ट्रॉन्ग आ गया, परफेक्ट से थोड़ा सा कम आ गया। नंबर थ्री में थोड़ा सा और वो हट गया तो वो हमारे पास वीक आ गया, ठीक है। नंबर फोर्थ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नंबर फिफ्थ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज वो नीचे की तरफ मूव करी, ठीक है, डायरेक्शन उसकी नीचे की तरफ, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज स्कैटर्ड है तो इसका मतलब वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। उसके आगे अगर आप देखो तो उसमें थोड़ी सी वैल्यूज लाइन के आसपास है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट वन अगर आप देखो तो उसमें क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज लाइन पे ही ड्रॉ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव रिलेशनशिप है वो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी देख लिया। प्रीवियस हमने टाइप ऑफ रिलेशनशिप देखा था और यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखा। तो कोरिलेशनल स्टडी से हमें दो चीजों का पता चलता है, हमें दो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें नंबर वन पे था टाइप ऑफ रिलेशनशिप, आइदर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई भी इनमें रिलेशनशिप नहीं है। सेकेंड वन पे हमारे पास आता है कि इसमें डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, डिग्री या स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कितना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चलती है स्ट्रेंथ में। इस तरह यहाँ पे भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन को शो कर देखिए। जीरो पे अगर आप देखो तो वहां पे हमारे पास वीक है, ठीक है। जीरो पे हमारे पास ना तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा ना ही नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा। अब वीक से वो थोड़ा प्लस पॉइंट फाइव पे मूव कर दे तो वहां पे थोड़ा सा हम कह लो आपके थोड़ा सा वीक है पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। प्लस वन के पास जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, प्लस वन के एग्जैक्ट ऊपर आएगा तो इसका मतलब वो परफेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। इसमें अगर आप अपोजिट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे देखो तो -0.5 की तरफ मूव कर रहा है तो वहां पे थोड़ा सा वीक है। जैसे जैसे वन के पास जाता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, -1 पे जब वो आएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें वो रिलेशनशिप भी शो कर रहा है और वो स्ट्रेंथ भी बता रहे हैं, दोनों चीजें इस स्लाइड में क्लियर हो रही है। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, हमारे पास जो टाइप थी वो थी डिजाइन दैट यूज एग्जिस्टिंग डाटा। ये भी पीछे हम टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़े थे, जितनी भी हमने पीछे अभी डिस्कस किए हैं वो हमारे पास ऑब्जर्वेशनल डिजाइन की फर्दर टाइप्स हैं। नंबर टू पे हमारे पास जो टाइप आती है वो कोरिलेशनल टाइप है, ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। नंबर थ्री पे हमारे पास जो टाइप आती है क्वांटिटेटिव की वो है डिजाइन दैट यूज एग्जिस्टिंग डाटा, उसमें आती है मेटा एनालिसिस। अब मेटा एनालिसिस हमारे पास क्या चीज है, मेटा एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज। Meta-analysis can be performed when there are multiple scientific studies addressing the same question. अब मेटा एनालिसिस में क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने टीबी पे कोई भी स्टडी करनी है, मैंने उसके रिजल्ट देखने के टीबी की स्टडी कहाँ कहाँ पे हुई थी और उनके एक्चुअली में रिजल्ट्स क्या आए थे, ठीक है। तो जो मैं कॉमन आर्टिकल्स जो पढ़ती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं टीबी पे अपने 20 आर्टिकल्स लिखने हैं तो मैं 20 टाइम पे स्टडी करूंगी। ठीक है, अगर मैंने टीवी पे स्टडी करनी है तो मुझे 20 आर्टिकल चाहिए तो मैं 20 टाइम सर्च करके अपने मेरे पास 20 आर्टिकल आ जाएंगे। लेकिन मेटा एनालिसिस में क्या होता है, उन्होंने एक ही स्टडी के अंदर वो 20 से 20 आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन पुटअप की होगी। तो मुझे बजाय कि मैं 20 टाइम आर्टिकल को सर्च करूं और देन मैं वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, रिजल्ट काउंट करूं, तो मैं क्या करूंगी, मेटा एनालिसिस जिस किसी ने भी स्टडी की होगी टीवी पे, तो मैं सिंपल एक मेटा एनालिसिस वाला आर्टिकल डाउनलोड करूंगी और उसके अंदर ही मुझे 20 आर्टिकल के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस मींस कंबाइन रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज, मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज के रिजल्ट्स को वो एक ही
अपने आर्टिकल में अपनी स्टडी में कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है, एक ही आर्टिकल में से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, बजाय कि हम 20-25 आर्टिकल्स को सर्च करें, उनको डाउनलोड करें। ओके, फोकस ग्रुप हमारे पास क्या होता है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हमारे पास कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, तो हम उन्हीं को सिलेक्ट करके हम उन्हीं पे स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है फोकस ग्रुप स्टडी डिजाइन। कंटेंट एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, जो ऑलरेडी चीजें जो स्टेब्लिश हो चुकी होती हैं, हम क्या करते हैं, रिसर्च टेक्निक फॉर द ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन सच एज बुक, जर्नल्स, वेबसाइट एंड पेंटिंग्स। तो इनको हम क्या करते हैं, सिंपल हम रिव्यू करते हैं, उसके उनकी कंटेंट को एनालिसिस करते हैं कि उनका कंटेंट कैसा डेवलप है। ठीक है, अब कंटेंट में भी वर्ड की फॉर्म में हो, पिक्चर हो, कोई थीम हो, कोई टेक्स्ट हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, तो हम ऑब्जेक्टिवली या सिस्टमेटिकली हम उस टेक्निक को, उस कंटेंट को एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, जो कंटेंट ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका है उसको देखना कि वो ऑब्जेक्टिवली कैसा कंटेंट है, सिस्टमेटिकली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्वांटिटेटिवली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कंटेंट एनालिसिस। ओके, ये आगे हमने डिस्कस किया हो तो जल्दी से रिव्यू करेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स रहेगी हमारे पास। कॉस एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, कॉस एक्सपेरिमेंटल में भी हम कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं वन वेरिएबल्स और इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल का अदर वेरिएबल पे। ठीक है, thus these studies involve implementing कंटेंट एनालिसिस में कंटेंट को जो सिंपली पब्लिश हो चुका होता है, ठीक है, उसको हम एनालिसिस करते हैं, कंटेंट उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, इसको हम एनालिसिस करते हैं अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। क्रॉस एक्सपेरिमेंटल्स में सिंपल हम इंटरवेंशंस करते हैं, लेकिन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसमें हम कंट्रोल ग्रुप में भी हो सकता है, में भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती। अब रैंडमाइजेशन नहीं होती, इसलिए हम क्रॉस एक्सपेरिमेंटल के जो रिजल्ट हैं, जो एक्सपेरिमेंट है, उसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं है। रैंडमाइजेशन नहीं होगी तो इसमें बायसनेस होंगे। ठीक है, बायसनेस होंगे तो इसमें कंफर्मिंग वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं है। बाकी मैथड इसका सेम है जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें एग्जांपल दी गई है, a treatment of a swimming exercises program might be implemented to improve the balance and muscle strength of older women with osteoarthritis। क्या osteoarthritis की पेशेंट है, तो वहाँ पे वो एक्सरसाइज को देख रही है कि एक्सरसाइज करने से उनकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है कि नहीं होती। ये एक सिंपल वो क्या करें, एक्सपेरिमेंट करे हैं क्रॉस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रैंडमाइजेशन नहीं की, कोई कंट्रोल ग्रुप उन्होंने नहीं रखा, तो यहाँ पे क्या है, बायसनेस के चांसेस ज्यादा है और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के चांसेस ज्यादा है। अगर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं तो हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि जो स्विमिंग एक्सरसाइज है वो इफेक्टिव है ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट्स में। ठीक है, क्रॉस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज डिफर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बाय द लेवल ऑफ कंट्रोल अचीव्ड बाय द रिसर्चर। ठीक है, अब इसमें कंट्रोल, हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, तो कंट्रोल लेवल डिफर्ड हो गया हमारा क्रॉस एक्सपेरिमेंटल में एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड हाईली कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमेना इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप हमारे पास आ गया, ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट हमारे पास आ गया आउटकम। इन वेरिएबल्स को हम मेजर करते हैं हाईली कंट्रोल्ड सिचुएशंस में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी यूएचएस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को जज करते हैं। नंबर 1 पे कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट वेरिएबल, इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नंबर 2 इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है या ट्रीटमेंट ग्रुप। नंबर 2 इसमें नॉन एक्सपोज ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी। नंबर 3 पे हमारे पास आ रही है जिसमें हम रैंडम असाइनमेंट करते हैं सब्जेक्ट्स की, आइदर हम कंट्रोल में इनको सिलेक्ट करें या हम उसको एक्सपेरिमेंटल में सिलेक्ट करें। और यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशनशिप कॉजल इफेक्ट, जो कॉजल रिलेशनशिप आता है वो 100% एक्यूरेट आता है। ठीक है, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। नंबर 1 पे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं वन वेरिएबल की। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होता है। नंबर 3 इसमें रैंडमाइजेशन हम करते हैं, रैंडमाइजेशन हम कंट्रोल ग्रुप में भी करते हैं और हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी करते हैं। ठीक है, और नंबर 4 में इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिवेलप करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर था, क्लियर है सबको?
ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक पे से जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था, लेक्चर टाइमिंग में ही टेस्ट होगा आपका। ठीक है, बेसिक जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी उस पे, और ये टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च था। ठीक है, क्योंकि लेक्चर टाइमिंग के बाद आपका कोई इशू होता है ड्यूटीज का, तो हम नेक्स्ट मंडे को लेक्चर टाइम में ही टेस्ट कंडक्ट करेंगे। कोरिलेशन के बाद हमने पढ़ी थी मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या है? डिफरेंट रिजल्ट, स्टडी के रिजल्ट्स को हम एक ही स्टडी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है, ऑलरेडी जो कंटेंट एस्टैब्लिश है हम उसको अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एनालाइज करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल्स को स्टडी को।